हाँ जी बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे आगे टॉपिक जिसका नाम है जीन्स एंड द एंजाइम्स, है ना। अभी तक हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कंप्लीट मैकेनिज्म कर ली कि जो डीएनए है वो अपनी कॉपी कैसे बनाता है। अब हम कुछ एक टर्म्स या उनके साइंटिस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो कि हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था गैरोड। गैरोड वो पहला बंदा था जिसने एक हिंट दिया। हिंट देने का मतलब जिसने ये चीज़ बोली कि शायद जो जीन्स होते हैं वो एंजाइम के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, उसने कई सारे हमारे ह्यूमन डिसऑर्डर्स वगैरह थे उनके बारे में स्टडी किया, उनको पढ़ा और ये बताया दे आर इनबोर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। गैरोड का एक इम्पोर्टेंट नाम है मेडिकल टेस्ट के लिए। उसने ये बताया था कि जीन्स अपने आप काम नहीं करते, जीन्स किसकी हेल्प से काम करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से काम करते हैं। और जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो इनबोर्न जन्म से होते हैं। एंड द एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। यानी कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम में जब भी कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर एल-कैप्टोन्यूरिया के बारे में पढ़ा था, है ना, कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और किसकी वजह से होता है, जब इसको बनाने वाला, इस एंजाइम को तोड़ने वाला जो दूसरा एंजाइम रहता है जब वो नहीं होता है ना। जीन्स के बारे में पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर एंजाइम है उसके जीन में डिफेक्ट होने की वजह से वो एंजाइम बन नहीं पाया, और एंजाइम बन नहीं पाया तो उसमें जो कंडीशन आई थी उसको हमने बोला था एल-कैप्टोन्यूरिया, कि अगर ऐसे पेशेंट का जो यूरिन है कुछ देर एयर में रहेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसने बेटा पेडिग्री एनालिसिस, ये आपका टॉपिक अभी तक रहता है, जब वापस आओगे स्कूल में तब आपको करवाऊंगी, या एक दिन इसका अलग से एक लेक्चर लेंगे। पेडिग्री एनालिसिस यानी कि पूरी फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया और ये बताया कि जो ये कंडीशन है, कुछ रेसेसिव जीन्स रहते हैं वो पूरा का पूरा पेयर ही गायब होता है ना। और एल-कैप्टोन जो होमोजेनेटाइसिक एसिड होती है वो हमारे अंदर जो एसिड बनती है उसका क्या नाम था, टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म, है ना, टायरोसिन टूट नहीं पाती। क्लियर। तो इसकी वजह से जो पर्सन रहते हैं जिनके कंडीशन होती है जिसको कि हम एल-कैप्टोन्यूरिया के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है वो होता ही नहीं। यही बात पढ़ी थी हमने। तो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, टायरोसिन टूटती नहीं, होमोजेनेटाइसिक एसिड जिसको कि हम एल-कैप्टोन के नाम से जानते हैं वो बॉडी में इकट्ठी होने लग जाती है और कलेक्ट होने लग जाती है। तो वो यूरिन के साथ क्या करती है, फिर पास आउट होती है ना। और फिर जब वो कुछ देर हवा में रहेगी तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, कैसे हो जाती है, वो ब्लैक कलर का यूरिन हो जाता है। क्लियर। इतनी चीज़ समझ में आई। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो ब्राउन ब्लैक प्रोडक्ट होता है वो हमारे टिश्यूज़ वगैरह के अंदर भी क्या होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। तो हमारे जॉइंट्स वगैरह, स्पेशली हिप जॉइंट्स वगैरह, शोल्डर, स्पाइन वगैरह, ये इसके अंदर क्या होती हैं, अफेक्ट होती है। क्लियर। तो जब उसने एक हिंट दे दिया इस चीज़ के बारे में कि जो एंजाइम्स या जो जीन्स रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो अब उसके बाद दी गई थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। दो साइंटिस्ट जिनका नाम था बेडल एंड टॉटम, उन्होंने क्या बताया बेटा कि जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है वो पर्टिकुलर एंजाइम को कंट्रोल करता है। जीन कंट्रोल है स्ट्रक्चरल ट्रेट, स्ट्रक्चरल ट्रेट, ट्रेट का मतलब करेक्टर, बाय कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एंजाइम। जीन्स अपने आप काम नहीं करते, जीन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम्स को बनाते हैं और वो एंजाइम्स फिर हमारे फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने बहुत से कंक्लूजन्स निकाले। कैसे बेटा, कि जब बेडल और जो कोवर्कर यानी कि जो उसके कलीग्स वगैरह थे, उन्होंने ये देखा कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है ना, हम सब जानते हैं फ्रूट फ्लाई को, उसके अंदर जो आई का कलर, रेड आई जो कलर होता है, उसको दो जीन्स कंट्रोल करते हैं।
और वो जो रेड कलर बनता है वो दो कलर की ब्लेंडिंग से वजह से बनता है। कौन कौन से पिगमेंट? ब्राउन और वर्मिलियोन। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया बेटा, ए पीस ऑफ लार्वा डेस्टाइन टू, यानी कि उन्होंने ये देखा कि वो लार्वा जो कि कैसी आई में चेंज होने वाला था, वर्मिलियोन आई में, हम उसको रेड आई कलर में भी कन्वर्ट कर सकते। तो उन्होंने क्या किए थे, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहे, और एक्सपेरिमेंट जब करते रहे तो उन्होंने ये देखा था कि हम किसी भी चीज़ को जब तक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब है कि जब तक उसके न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स वगैरह कंप्लीट नहीं होंगे, तो वो क्या होती है, उसके अंदर कंडीशन जो रहेगी वो अलग अलग आती है। ठीक है, तो बेटा उन्होंने बैडल और जो टोटम थे उन दोनों ने रीजन दिया कि हमारे अंदर जितने भी जो डिफेक्ट होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? एंजाइम्स के डिफेक्ट की वजह से। और जो एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आता है वो आता है ड्यू टू डिफेक्टिव और म्यूटेंट जीन्स, कि एंजाइम में अपने आप डिफेक्ट नहीं आता, कोई पर्टिकुलर जीन होता है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर डिफेक्ट आता है। इसका क्या मतलब हुआ? जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एंजाइम्स की फॉर्मेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और फिर उन्होंने यह बताया कि एक जीन एक एंजाइम के लिए होता है। समझे? हमारी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं उनका एक जीन क्या करता है? एक पर्टिकुलर एंजाइम की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और इस चीज़ के लिए बैडल और टोटम, बेटा एम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बैडल और टोटम की, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दी? वन जीन वन एंजाइम, एक जीन एक ही एंजाइम को बनाता है, इसके बारे में बताया था बैडल और टोटम ने। और इसकी वजह से उनको 1958 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो उन्होंने एक नई साइंस फाइंड आउट कर ली थी जिसका नाम था बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड है ना, कि देखो जो बॉडी में प्रोटीन्स होती है वो किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड की। और दो अमीनो, मान लो ये भी अमीनो एसिड और ये भी अमीनो एसिड, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? और जब कई सारी अमीनो एसिड जुड़ेंगी बेटा तो ये क्या हो गए? कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने। और कई सारी जब अमीनो एसिड जुड़ती है तो हमें पता है दे फॉर्म द प्रोटीन चेन। वो क्या करती हैं? प्रोटीन की एक चेन को बनाती हैं। तो देखो उसने कहा था कि एक जीन एक एंजाइम को बनाता है। अब जब इतने आ जाते हैं तो एक बार कोई चीज़ जब उड़ जाए तो साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं। उसके बाद तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या करते रहते हैं? उसी चीज़ को आगे लेके चलते रहते हैं। ठीक है, कि जो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक जीन सिर्फ एक एंजाइम को नहीं बनाता, एक जीन पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को बनाता है। तो एक जीन जो एक एंजाइम को बनाता है, इस हाइपोथेसिस में कई सारे डिफेक्ट थे। क्या थे? कि जितने भी जीन्स रहते हैं ज़रूरी नहीं है वो सारे एंजाइम्स वगैरह को ही बनाए। कुछ ऐसे भी जीन है, एक जीन दूसरे जीन को कंट्रोल करता है। समझे? कि सारे के सारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होते एंजाइम की फॉर्मेशन में, बल्कि जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे जीन्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। हमें पता है एंजाइम्स प्रोटीन के बने रहते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट द एंजाइम्स। हमें ये चीज़ भी +1 में पढ़ी थी कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन के होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़े है कि जितनी भी प्रोटीन है वो सारे एंजाइम्स हो, है ना। कुछ आरएनए भी रहता है जो कि एंजाइम को कंट्रोल करता है। पढ़ा था आरएनए, राइबोजाइम, है ना। आरएनए होता है बेटा जो कि कैसा काम करता है? एज एंजाइम। अगर हम प्रोटीन या एंजाइम मॉलिक्यूल की बात करें तो एक प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। कैसे? कि जब हम हमारी और किसी की नहीं, जब हीमोग्लोबिन की ही बात करेंगे तो इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। देखो हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक, लेकिन उसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन कितनी है? 4। तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड हो, कई सारी चेन हो सकती है। समझ गए क्या डिफेक्ट थे, यानी कि क्या ऑब्जेक्शंस उठने के लग रहे थे वन जीन वन हाइपोथेसिस के ऊपर। तो एक साइंटिस्ट यानोव्स्की
एट ऑल इन 1965, ध्यान से सुनना इस लाइन को, फाउंड दैट एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई फॉर्म ऑफ 2 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी। यानोव्स्की ने ये देखा बेटा कि ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने ये देखा कि ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम होता है और वो जो एंजाइम होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो जो ई कोलाई का एंजाइम, और उस एंजाइम का क्या नाम है बताओ, क्या नाम है उस एंजाइम का? उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और बी। अब जो पॉलीपेप्टाइड ए है वो तो होती है अल्फा, और जो बी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा के नाम से जानते हैं। लेकिन उनको बनाने वाले 2 जीन अलग अलग है, ट्रिप्टोफैन ए और ट्रिप्टोफैन बी। इसका मतलब अगर भाई मान लो ए में डिफेक्ट हो गया तो भी वो नहीं बन पाएगी, और बी में डिफेक्ट हो गया तो भी वो नहीं बन पाएगी। और अगर इनमें से डिफेक्ट हुआ तो उसको बनाने वाला जो एंजाइम है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब कि इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक जीन लेकिन कई सारी पॉलीपेप्टाइड को। हीमोग्लोबिन अभी अभी बताया था 4 पॉलीपेप्टाइड है, 2 अल्फा और 2 बीटा, लेकिन उनको बनाने वाले जो जीन्स हैं बच्चे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को चेंज करके 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड दिया गया। यानी कि जो एक जीन होता है वो एक पूरी की पूरी प्रोटीन चेन को बना सकता है या कई सारी प्रोटीन की चेन को बनाता है। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करते हैं जीन वर्सेस सिस्ट्रोन। जो जीन टर्म थी बेटा, ठीक है, जो जीन टर्म थी वो किसने दी थी, जॉनसन, नाम याद रखना साइंटिस्ट का, ठीक है। जीन टर्म किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी, जिसको कि मेंडल ने नाम दिया था मेंडेलियन फैक्टर्स, है ना। उसने क्या कहा था कि हेरिडेटरी यूनिट होती है जो कि पर्टिकुलर ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर टीएच मॉर्गन ने भी काम किया, है ना, ड्रोसोफिला पे, और उसने कहा कि भाई जो जीन होता है वो क्रोमोजोम का हिस्सा होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोजोम्स में तो वो सेपरेट भी हो जाती है। तो जो मॉर्गन था बेटा, उसने जीन को नाम दिया था द यूनिट ऑफ द रिकम्बिनेशन। क्लियर? तो जो पहले काम हुए थे, पहले काम ये दिखा रहे थे कि जो जीन होता है वो क्रोमोजोम का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड किसका बना रहता है, एक फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर। बेडल और टॉटम ने उसको क्या बोला था, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि एक सिंगल एंजाइम को कंट्रोल करती है। बाद में पता चल गया हेरिडेटरी जो मटेरियल है क्रोमोजोम का वो कौन है, डीएनए। तो फिर ये बोले कि जब डीएनए ही उसका है तो इसका मतलब हुआ कि जो जीन है वो भी किसका हिस्सा हुआ, डीएनए का ही हिस्सा हुआ बेटा। इसीलिए आज के टाइम पे जीन के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं, सिस्ट्रोन, यानी कि जीन को हटा दिया गया और उसकी जगह हम लिख रहे हैं सिस्ट्रोन। दैट मीन द पार्ट ऑफ डीएनए, एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का, है ना, एक छोटा सा हिस्सा डीएनए का जिसमें कई सारे बेस पेयर आ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, सिस्ट्रोन के नाम से जानते हैं। और यही जीन्स रेस्पॉन्सिबल है जो कि डीएनए से आरएनए को बनवाते हैं, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो कई सारे टाइप का होता है जो कि आगे चल के क्या करवाता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया? तो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे मेन टॉपिक नेक्स्ट, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन।